Jai Hind friends, let's start. Consider the following statement. Which of the above statement are correct? The governor of RBI appointed by central government. तो ये statement सही है. Certain provision in the Constitution of India gave the central government the right to issue direction to the RBI in public interest. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ये जो राइट्स वगैरह जो रहता है ना, ये सब भी आरबीआई एक्ट से ड्रॉ किया जाता है. इवन गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट. आरबीआई की इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था. और नेशनलाइज कब हुई थी आरबीआई? तो 1949 में. आरबीआई में एक गवर्नर और साथ में 4 डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं. ठीक है. अभी आरबीआई के गवर्नर के पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या होती है वो एक बार देखेंगे, काम में आने वाले हैं आगे. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई गवर्नर पहले देखते हैं. अभी आरबीआई का जो गवर्नर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी. मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी. उसके बाद यही फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज ऑफ आरबीआई. फिर अगर किसी बैंक लाइसेंस, अगर देखो कोई फॉरेन इंसान है, ओके, फॉरेन है, उनको इंडिया में बैंक ओपन करना है, तो वो बैंक ओपन करने के लिए या फिर किसी बंदा इंडियन बंदा है उसको प्राइवेट बैंक ओपन करने के लिए जो लाइसेंस लगता है, वो लाइसेंस कौन देते हैं? आरबीआई के गवर्नर के हाथ में उनकी पावर रहती है. ओके. आरबीआई का गवर्नर मैनेज करता है, मैनेजेस एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट ऑर्डरली. ओके. एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट ऑर्डरली डेवलपमेंट. फिर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रहता है ना, तो इसे मैनेज करने का या मतलब मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो आरबीआई का गवर्नर ही करते हैं. आरबीआई के गवर्नर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर रेगुलेटिंग स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, फिर रीजनल रूरल बैंक एंड वेरियस अदर लोकल बैंक्स रहते हैं ना, उसको. ओके. तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. Which among the following steps is most likely to be taken at a time of economical recession? पहले देखेंगे इकोनॉमिकल रिसेशन मतलब होता क्या है. इकोनॉमिकल रिसेशन मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स. ओके. तो इसमें क्या होता है? डिमांड, मनी एंड डिमांड कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है. तो इस मनी और डिमांड डिक्रीज होने के कारण क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में स्लो डाउन आएगा. ओके. स्लो डाउन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज. ठीक है. अभी ऑप्शन को देखेंगे. ऑप्शन फर्स्ट बता रहा है यहाँ पे कट इन द टैक्स रेट. ओके. अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टैक्स रेट में कम करेंगे बट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे. देखो, जब आप टैक्स रेट, सपोज मान लो मेरे मेरी इनकम है 10 लाख रुपए. ओके. 10 लाख रुपए कमाता हूँ मैं. तो उस पर पहले लगाते थे ये 10% टैक्स, बट अभी रिड्यूस करके 5% टैक्स लगा है. तो ये जो 5% एक्स्ट्रा जो टैक्स में भरता था वो बच गया. तो वो बचे वाला टैक्स मैं क्या करूंगा? वो मैं स्पेंड करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा. तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी से मतलब रिसेशन जो है ना, उससे बाहर आने के लिए मदद हो जाएगी. और हमें उन्होंने पूछा क्या है कि इकोनॉमिकल रिसेशन आया है और उससे बाहर आने के लिए आप क्या कर सकते हो. ठीक है. ये तो सही है, कट इन टैक्स रेट. ये तो
अच्छी रेमेडी है इकोनॉमिकल रिसेशन से बाहर आने के लिए, बट उन्होंने आगे क्या कहा है कि इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर पहले 10 लाख रुपए में 10% इंटरेस्ट था, ठीक है, बट अभी ये 10% इंटरेस्ट की जगह पे उन्होंने 20% डाला है, तो लोग इंटरेस्ट रेट, मतलब लोग बैंकिंग कम करेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे तो फिर किसे, सपोज एक बंदे को कंपनी ओपन करनी है, तो वो कंपनी ओपन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मतलब कम लोग इंटरेस्ट लेंगे। ओके, तो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से क्या होगा, इकोनॉमिकल रिसेशन और बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट तो गलत है। अभी देखो थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने अपोजिट कहा है कि टैक्स रेट बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली मतलब 10 लाख रुपए में इनकम थी पहले, तो 10 रुपए वो पहले टैक्स भरता था, अभी वो 20% इंक्रीज वाला टैक्स भर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज किया है टैक्स रेट को। तो इससे क्या होगा, रिसेशन और बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इवन दो इंटरेस्ट रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मतलब पहले 20% जो इंटरेस्ट रेट लगा रहे थे वो रिड्यूस करके 5% कर दिया, बट पूरा ये दोनों भी एक मदद कर रहा है, एक नेगेटिव में डाल रहा है, तो इससे टोटली हम बाहर आ सकते हैं कि इकोनॉमिकल रिसेशन से नहीं आ सकते ना। अभी बचा ऑप्शन बी और डी। बी और डी में देखो, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट एंड रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट मतलब कौन कौन से रहते हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले प्रोजेक्ट। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने पर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ऐसे कि एक तो लोगों को जो लेबर्स रहते हैं उनको जॉब मिलेगी, मतलब डिमांड एंड सप्लाई होगा। लोगों को जॉब मिलेगा मतलब उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, मतलब क्या, डिमांड एंड सप्लाई होगी। ठीक है, बट अगर आप ये करोगे ही नहीं, रिडक्शन करोगे, तो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा, लोगों को जॉब भी नहीं मिलेगी, मतलब ये तो रिसेशन और बढ़ाएगा। बट हमें रिसेशन से बाहर आना है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स employed in India, consider the following statement. Casual worker. Which of the above statement correct? All casual worker are entitled for employee provident fund coverage. देखते हैं इसको। All casual worker are entitled for regular working hours and overtime payment. तो ये स्टेटमेंट सही है। ये तो मेंशन किया हुआ है मिनिमम वेजेस रूल्स 1950s में। ओके, तो सेकंड सही है मतलब। ओके, थर्ड ऑप्शन गया, अभी देखते हैं। द गवर्नर कैन बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू बैंक अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट देखो, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ना, वेजेस एक्ट 2017, इसमें इन्होंने ये मेंशन किया था। ओके, ओनली थ्रू बैंक अकाउंट, या फिर जो चेक्स रहते हैं ना, चेक से भी हो सकता है। तो थर्ड सही है। थर्ड सही है, मतलब ऑप्शन ए गया। अभी बचा 2 3 एंड 1 2 3। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 एंड 3। अभी एक चीज याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक रूलिंग दी थी कि जो कैजुअल वर्कर्स है, कैजुअल वर्कर्स, वो भी सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, उनका लाभ ले सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट से। ओके, तो ये कंसेप्ट याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज। ओके, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मार्केट डिमांड फॉर गुड माइट इंक्रीज। मार्केट डिमांड, अभी देखो हमें ये यहाँ पर फोकस करना है, मार्केट डिमांड फॉर गुड्स माइट इंक्रीज। डिमांड, मार्केट में जो गुड्स है ना, उसकी डिमांड कब बढ़ेगी? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ेगी, सही बात है ना। अभी आप देखोगे दिवाली के दिन या फिर काफी फेस्टिवल्स के टाइम पे बिग बिलियन डे आता है अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह पे, तो वहां पे क्या रहता है, वो डिस्काउंट देते हैं। प्राइस मतलब डिस्काउंट दे रहे, मतलब क्या, प्राइस कम हो रही है ना, उसकी प्राइस फॉल हो रही है। प्राइस कम होगी मतलब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा।
तो ये स्टेटमेंट तो सही है, फोर्थ स्टेटमेंट तो सही है, तो ऑप्शन डी गया। अभी देखते हैं बाकी। द गुड्स इज एन इंफीरियर गुड, मतलब एक जो चीज है ना वो इंफीरियर गुड है। ओके, एंड वो बंदे की इनकम बढ़ गई है, मतलब अभी देखो, सपोज समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बंदा है, ये पहले कमाता था 10,000 रुपए, बट अभी इसकी इनकम बढ़ के हो गई है 50,000 रुपए। ठीक है, तो जब ये 10,000 कमाता था तो वो क्या करता था, लोकल कपड़े पहनता था। ओके, बट अभी 50,000 कमा रहा है तो ये नाइकी पहन रहा है। ओके, तो ये नाइकी पहन रहा है, मतलब क्या, जैसे इसकी इनकम बढ़ी, ये ये क्या करेगा, सुपीरियर गुड बाय करेगा, तो इससे डिमांड वाला तो कुछ यही नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट तो गलत आएगा अपना। थर्ड गया यहाँ पे, तो आंसर आया 1 और 4। ओके, अभी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सब्सटीट्यूट प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस। हमें क्या करना है कि डिमांड कब बढ़ेगी। देखो सब्सटीट्यूट ऑफ, यहाँ पे चाय का सब्सटीट्यूट क्या है, कॉफी। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, पहले से प्राइस बढ़ गई है, तो क्या करेंगे लोग, चाय ज्यादा प्रेफर करेंगे, मतलब चाय की डिमांड तो बढ़ गई। तो ये लॉजिक के साथ ये स्टेटमेंट बराबर है। और कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस मतलब क्या है, जैसे अभी ये चाय है, चाय को लगता है मिल्क, शुगर और चाय पत्ती, इसमें से एक की भी प्राइस बढ़ गई तो चाय की प्राइस बढ़ गई। ठीक है क्या ना, तो इससे क्या होगा, कीमत बढ़ गई तो क्या होगा, कीमत बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। बट यहाँ पे हमें तो डिमांड बढ़ानी है, तो ये स्टेटमेंट गलत होता है। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 5। With reference to urban cooperative banks, consider the following statement. Urban cooperative banks है, they are supervised and regulated by local board set up by स्टेट गवर्नमेंट। अभी देखो, आरबीआई गवर्नर के जो फंक्शंस है, उन उसमें अभी डिस्कस किया था कि जो सुपरविजन और रेगुलेशन का काम रहता है, लाइसेंस देने का काम जो रहता है, ये कौन करते हैं, आरबीआई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, हाँ, बट अभी याद रखना, यहाँ पर अगर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रजिस्टर करना है, ओके, या फिर तो रजिस्टर करना है, तो वो कौन कर सकता है, स्टेट, जो पर्टिकुलर स्टेट है ना, कंसर्न स्टेट, वो स्टेट कर सकता है अंडर द कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट द्वारा वो कर सकता है। ओके, बट लाइसन सुपरविजन रेगुलेशन किसके पास है, आरबीआई के पास है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, अभी पहला गलत है तो ये गया, ये गया, ये भी गया, तो सीधा आंसर ही आ गया ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। अभी देखेंगे इसको, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेबल शेयर्स। सही बात है, कर सकते हैं। अभी देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सपोज उसमें आपने इक्विटी शेयर्स खरीद लिया, तो इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, जितने का शेयर आपने खरीद लिया उतने के आप ओनर हो। मतलब आप अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मान लेते हैं 100 है, ओके, और आपने 10 रुपए के इक्विटी शेयर्स खरीद दिए, अगर इसमें 100 के जगह पे इन्होंने 110 का प्रॉफिट मिला, तो अकॉर्डिंग टू आपके परसेंटेज से आपकी ओनरशिप रहती है और आपके प्रॉफिट होता है। बट ये 100 से 90 पर उनका बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उनका लॉस हो गया है, तो ये जो 10 है ना, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट और लॉस आपको दोनों भी इक्विटी शेयर्स में मिल सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड से स्टेटमेंट क्या है, दे वीआर ब्रॉट अंडर द प्योरियो ऑफ बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 थ्रू द अमेंडमेंट इन 1966। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट के इसमें क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट, पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा समझ लेते हैं। इस पर नो इंटरेस्ट रेट लगता नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, दे ब्रिंग टेक्नोलॉजी और ये जॉब जनरेट करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, एफडीआई क्या रहता है, एफआईआई क्या रहता है। ओके, और एफडीआई होली ओन सब्सिडियरीज
दे हैव जॉइंट वेंचर। ओके ओके, अभी देखते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन। अभी देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन फॉरेन दो जगह पे आ गया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। पहले समझते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड होता क्या है। कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब कि दे कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी, और इक्विटी मतलब क्या है, आप भी ओनरशिप हो सकते हो, जो हमने इक्विटी शेयर अभी जो पढ़ा था वो। ठीक है, और ये कन्वर्टेबल बॉन्ड क्यों यूज किया जाता है, टू रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट। तो ये तो आ गया ना फिर एफडीआई का। एफडीआई मतलब ही क्या, बाहर से बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आना। ओके, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या करेंगे, वो टेक्नोलॉजी लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे तो जॉब जनरेट करेंगे। तो ये इतना कुछ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ इन पर इंटरेस्ट रेट नहीं लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अभी फॉरेन इंस्टीट्यूट उन्होंने सर्टेन कंडीशन पे बोला है। ओके, तो सर्टेन कंडीशन, नॉट ऑल कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, तो ये गया, ये गया, ये भी गया, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब क्या है, ये परचेस करता है शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। ओके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट परचेस परचेस शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब क्या कर रहा है ये दूसरे देश में एफडीआई लेके जा रहा है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के पार्ट है। ओके, अभी हमने एफडीआई पढ़ा, अभी एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी पढ़ा था हमने, बट एफपीआई नहीं पढ़ा अभी तक। एफपीआई मतलब क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी ये जो रहते हैं ना, ये इन्वेस्टेड थ्रू एफआईआई, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो जीडीआर में, फिर एफडीआर में, और एफसीसीबी में। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement, the effect of devaluation of currency is that is necessary। अभी पहले समझते हैं devaluation क्या होता है और depreciation होता क्या है। devaluation मतलब जानबूझ के deliberately आरबीआई ने क्या किया, अपने रुपए के प्राइस को क्या क्या कर दिया उन्होंने, कम कर दिया। ओके, deliberately कर दिया। और depreciation मतलब क्या होता है, depreciation मतलब ड्यू टू इकोनॉमिकल या फिर फॉरेन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल वेरियस रीजन, रिड्यूस रिड्यूस वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट। ओके, अभी ये तो ड्यू टू मार्केट, ये एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, इसमें काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सॉरी। हाँ, अभी कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है हमें। अभी हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यूड हुई है, मतलब हमने क्या किया है, सपोज पहले ओके, पहले पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बाद में बताता हूँ। Improve the competitiveness of the domestic export in the foreign market। ठीक है, इंक्रीजिंग द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। अभी देखो, डिवैल्यूएशन मतलब क्या, 2024 में $1 की कीमत थी 80 रुपए। अभी ये सब मैं पूरा सपोज में बता रहा हूँ। ओके, बट 2025 में क्या हुआ, वैल्यू डिवैल्यूड हुई, और $1 की कीमत हो गई 100 रुपए। ओके, डिवैल्यूड कर दी हमने, और हमारे रुपये की वैल्यू क्या कर हो गई, 100 रुपए हो गई। तो इससे क्या होगा, तो अगर अगर आपकी कंट्री अच्छा एक्सपोर्ट करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो देखो, पहले आपके यहाँ पर दो शर्ट्स की कीमत थी 160 रुपए, एज अकॉर्डिंग टू द दिस प्राइस। तो वो फॉरेन में जाने के बाद वो फॉरेनर $2 में क्या करता था, दो शर्ट्स लेता था। बट अभी 110, तो उसी डॉलर की प्राइस 110 हुई है ना, तो 160 में दो शर्ट्स आते थे। बट अभी वैल्यू डिवैल्यूड हो गई, तो इसको सिर्फ $1.5 में ही क्या होगा, दो शर्ट्स मिलेंगे। तो वो क्या करेगा, वो प्रेफर करेगा और ज्यादा शर्ट लेगा, मतलब वो
उससे उसका कंजम्पशन वो बढ़ाएगा। इससे क्या होता है, इससे एक्सपोर्ट तो बढ़ता है बट इंपोर्ट जब होगा ना तो हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एप्पल का मान लो, समझने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ। एप्पल का आईफोन लेके आ रहे थे पहले 50 डॉलर में। ओके, $50 के लिए उस टाइम 80 रुपए का जो $1 का प्राइस था, तो 80 × 50 हो गया कितना, 40। तो सपोज हमने 4,000 में लेके आ रहे थे, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ ये। ओके, 4,000 में, बट अभी वही प्राइस $1 हुआ है 100 रुपए में, तो हमें यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें 5,000 पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं पर इंपोर्ट नहीं बढ़ रहे, तो थर्ड तो गलत होगा इससे। तो थर्ड गलत है, तो ये गया ये गया, अभी बचा 1 और 1 2, मतलब 1 तो सही है। सेकंड को देखेंगे अभी। सेकंड में क्या है, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अभी तो हमने देखा इंक्रीज नहीं होती, यहाँ पे डिक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो कंडीशन हमने देखे ना, 80 रुपए जब था और 100 रुपए जब हुआ था, तो यही एक्सप्लेन इन दोनों ने यहाँ पर करा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट मिनट। ओके, मैं इसको साफ कर लेता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो किस पे इन्फ्लुएंस होते हैं। एक्शन ऑफ यूएसए इज फेडरल रिजर्व, सही बात है। एक्शंस ऑफ आरबीआई, ये भी सही है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इस पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 2 3, ऑल ऑफ द आर करेक्ट। अभी यहाँ पे समझ लो, बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड क्या होती है। ठीक है, तो देखो, एक पर्सन है, ये बंदा अपना, ये क्या कर रहा है, ये 100 रुपए का एक बॉन्ड प्राइस, मतलब 100 रुपए प्राइस वाला बॉन्ड परचेस कर रहा है। ओके, तो इसे कहते हैं बॉन्ड प्राइस 100 रुपए। अभी 2 साल के बाद इसे क्या करना है, इसको बेचना है। तब इसकी वैल्यू थी 120 रुपए, तो ये 2 साल में 20 रुपए बढ़ गया इसका। तो ये जो 20 रुपए बढ़ा है, इसे कहते हैं बॉन्ड यील्ड। ठीक है, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने कहा है आपको। तो बॉन्ड यील्ड मतलब क्या होगा, बॉन्ड यील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कॉजेस ऑफ वरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्लैक मनी क्रिएशन होने के कारण सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, या फिर इंडिया को क्यों ब्लैक मनी क्रिएशन से चिंता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, diversion of resources to the purchase of real estate and investment in rural luxurious houses, investment in unproductive activity, purchase of precious stone, jewelry, gold, largest donation to political parties and growth of regionalism। देखो, क्वेश्चन का क्या कहा है हमें कि ब्लैक मनी क्रिएट हो रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों चिंता करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता करनी क्यों चाहिए, क्योंकि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंजर ड्यू टू टैक्स इन्वेजन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो तीन स्टेटमेंट है ना पहले, ये इन्होंने कुछ भी बना दिया है। ठीक है, मतलब लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, क्या है ये, कुछ भी, मतलब इस तरह से ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11, मनी multiplier is in an economy increases with which one of the following। मनी मल्टीप्लायर, अभी देखो, ये थर्ड टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2013 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बट ये मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था, जो ऑप्शन है वही था उनका, कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ, मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज होते हैं, तो मनी का देखो,
इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। देखो, पाकिस्तान की भी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ रही है क्या? जरूरी नहीं रहता कि आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज ही हो रही है। ओके, अभी देखो यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, उनका कंजम्पशन कितना है, इट्स डिपेंड ऑन बैंकिंग हैबिट्स। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अभी इसको ना थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस कब होती है, ये देखेंगे। अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो एंड इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। सपोज ये बंदा है, इस बंदे को बैंक ओपन करनी है, ये आरबीआई के पास चला गया, वो बोलेगा मेरे को लाइसेंस चाहिए। आरबीआई बोलेगी तेरे पास कितना बजट है, तू बैंक इस डिपॉजिट मतलब बना सकता है, कितने रुपए की बैंक तू बना सकता है। तो ये बोला मैं 500 रुपए की बैंक बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं समझने के लिए छोटा आंकड़ा लूंगा। ठीक है, 500। तो आरबीआई ने उसे कहा कि भाई तुझे पता है क्या, कुछ बैंक बनाना है ना, तो कुछ डिपॉजिट भी तो रखना पड़ेगा मेरे पास, रिजर्व रिजर्व भी तो रखना पड़ेगा। तो इसके 100 रुपए में से 500 रुपए में से 100 रुपए रिजर्व रख दिया, वहां भी बचे 400 रुपए इसके पास। अभी थोड़ी देर बाद फिर आरबीआई ने कहा भाई तुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर जो प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शंस रहते हैं ना, उसमें तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये इसने कहा कि भाई चलो ठीक है, और 100 रुपए में दे दूंगा आपको। तो अभी इसके पास कितने बचे, 300 रुपए बचे इसके पास। अभी देखो, ठीक है, अभी 300 रुपए बच गए। इसकी पहले कैपेसिटी थी, अभी देखो इसके पास 300 रुपए की कैपेसिटी बच गई है। तो 300 रुपए पर ये क्या कर रहा है, बैंकिंग कर रहा है, लोगों को लोन दे रहा है और इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा है। बट अभी अगर ये 100 रुपए आरबीआई ने अचानक से उसको कहा भाई तूने 100 रुपए जो दिए थे उसको बढ़ा और 150 कर, तो इसको और 50 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब क्या, इसके पास 250 ही आ गए। और फिर कहा कि आपकी जो एसएलआर है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने बाय करी थी उसकी भी प्राइस बढ़ गई है और 50 रुपए देना पड़ेगा। तो इसकी जो कैपेसिटी थी 300 रुपए की, ओके, तो ये हो गई है 200 रुपए अभी। तो ये 200 रुपए जब हो गई है इसकी कैपेसिटी, तो इसका इंटरेस्ट और इंटरेस्ट जो बैंकिंग करने की जो कैपेसिटी थी वो भी कम हो गई ना। मतलब क्या होगा, जब इंक्रीज होगा कैश रिजर्व रेशो और इंक्रीज होगा स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो बैंक जो लोन देने की एबिलिटी होती है ना वो क्या होगी, कम होगी। ओके, और जब बैंक लोन देने की एबिलिटी खो सकता है तो वो लोन नहीं देगा, तो लोग लोग लोन नहीं लेंगे तो क्या होगा। सपोज कुछ बंदे, ये बंदा है, इसको नया बिजनेस स्टार्ट करना था, बट बैंक के पास लोन इतना है नहीं, तो ये बैंक स्टार्ट नहीं कर पा रहा। ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जॉब जनरेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो और बाकी इस बंदे को घर बनाना था, तो ये घर के लिए लोन भी नहीं ले पा रहा। तो जो घर बनाने वाले लोग थे, सीमेंट वगैरह वगैरह, इससे भी तो इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो होगा ना, बट ये भी नहीं हो रहा यहाँ पे। तो क्या होगा, क्या होगा, मल्टी मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। बट अगर अभी देखो यहाँ पर जो 300 रुपए थे, ओके, इसके पास, और 100 रुपए इसने यहाँ पर दे दिया और 100 रुपए उसने एसएलआर के लिए दे दिए थे। बट आरबीआई ने कहा भाई तेरे पास पहले मतलब तेरे पास बहुत कम पैसे हैं, तो तू क्या करिए, 100 रुपए में से सिर्फ 75 मेरे को दे, 25 तेरे पास रख। और एसएलआर में भी कहा कि भाई चल तू 60 रुपए मेरे पास रख, 40 वापस लेके जा। तो अभी इसकी कैपेसिटी बढ़ी कितने से, 65 से। मतलब 300 रुपए थे, अभी आ गए 65। तो 365 उसके पास बैंक में आ गए उसके। तो अभी ये बैंकिंग करेगा, यस, अभी ये बैंकिंग करेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट मतलब
कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को लोन देगा, लोग लोन लेंगे, फिर लोग लोन देंगे तो वो जॉब जनरेट करेंगे, वो पैसा इकोनॉमी में खर्च करेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगी, तो इससे क्या होगा, बैंक मल्टीप्लाई करेगा, और इस सभी चीजों को क्या कहा जाता है, बैंकिंग हैबिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। वो ये बाकी दो क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया, और सी भी डी जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं होता ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ओके, पाकिस्तान के एग्जाम्पल के साथ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पूल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज, डिमांड पूल इन्फ्लेशन क्यों हो, कैन बी कॉज और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहले समझते हैं डिमांड, पहले समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब जनरली इंक्रीज प्राइजेस इन इकोनॉमी, ओके, और इंक्रीज प्राइस मतलब जो प्राइजेस है उनकी इनकम बढ़ गई है, ओके, जिसे भाववाढ़ भी कहा जाता है, ओके। और डिमांड पुल मतलब क्या है, इंक्रीज मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। अभी देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब हो सकती है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। देखो अभी हमने कहा कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग कम पैसा, कम लोन लेंगे, कम लोन लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, लोग लोन नहीं ले पा रहे, तो उसका मतलब है कि वो क्या करेंगे, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अभी ऑलरेडी हमने इतना ऊपर यहाँ पर पूरा वही तो डिस्कस किया था। ठीक है, मतलब फिफ्थ तो गलत है, देखो फिफ्थ को हटा भी दिया ना आपने, तो सीधा आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4। ठीक है, 1 2 एंड 4, 1 2 4। अभी इसको ना थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें यही ऑप्शंस के थ्रू अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक्सपांशनरी पॉलिसीज क्या होती है, एक्सपांशनरी पॉलिसी मतलब, देखो एक्सपांशन करना है पॉलिसीज का मतलब क्या, ये क्या करेंगे, लो इंटरेस्ट रेट देंगे, यानी कि बैंक ज्यादा लोन दे, लोग ज्यादा लोन ले, और लोग ज्यादा लोन लेके क्या करेंगे, खर्च करें, खर्च करने के बाद इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अभी फिस्कल स्टिमुलस मतलब क्या, फिस्कल स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट का जो खर्च है वो इंक्रीज होगा, एंड लोअर टैक्सेस होंगे, टैक्स लो हो रहे, इनकम भी, गवर्नमेंट खर्च भी ज्यादा कर रहा है। अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो रोड बनेंगे, रोड बनने के लिए जो लोग लगते हैं उन लेबर्स को जॉब मिलेगा, रोड बनेंगे तो जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी, ओके, जैसे कि पहले एक ट्रैक्टर, एक ट्रक को माल लेके जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, बट ये रोड अच्छा बना इसके वजह से 5 घंटे बचे, 5 घंटे लगे, तो इसका टाइम बचेगा, पेट्रोल बचेगा, बहुत कुछ कर मतलब बच सकता है, तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो सकती है इसकी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। अभी इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस, इसमें क्या होता है, ये क्या हुआ है यहाँ पे 2023 में, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, 2023 में जो एक चीज थी 100 रुपए में थी, ठीक है, बट वही सपोज 100 रुपए में कौन सा, 100 रुपए में वैसे मोबाइल तो बहुत सस्ता हो रहा है, सपोज 10,000 रुपए में मोबाइल था, 2024 में यही मोबाइल की प्राइस 12,000 हो गई, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे, ओके। इवन दो अभी बेसिक नीड में मोबाइल आता नहीं है, बट इतने मोबाइल तो लोग यूज ही करते हैं ना, तो लोग जो, ठीक है, मैंने मोबाइल का एग्जांपल देके आपको समझाया था, एक और एग्जांपल समझो कि मोबाइल से ना वो डेली नीड्स वाला क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं क्लियर हो सकता, ठीक है। सपोज 100 रुपए में एक ब्रेड का पैकेट था 2023 में, बट वही ब्रेड का पैकेट दो 120 में हो गया 2024 में, तो ये जो बेसिक नीड्स थी ना इनकी ब्रेड की, तो ये अनेबल टू फुलफिल कर रहे थे, तो इसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ठीक है। हायर परचेसिंग पावर क्या है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ऊपर, और आंसर क्या है, 1 2 4, ओके। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, किसके कारण सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है, कहा है हमें, ओके। इन्फ्लेशन से बाहर आने के लिए नहीं बताया उन्होंने, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट।
अभी हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन मतलब भाववाढ़, भाववाढ़ मतलब क्या है, राइजेस इन प्राइजेस इन इकोनॉमी, राइज प्राइजेस इन इकोनॉमी। ओके। और जब कीमतें बढ़ जाती है, प्राइजेस इंक्रीज हो जाती है, तो परचेसिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है। तो देखते हैं रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अभी देखो ये बंदा है, इस बंदे के पास आ गए 1 करोड़ रुपए। ठीक है। बट इसको तो पहला उधार मतलब उधार पे करना पड़ेगा। उसने 90 लाख रुपए का उसका मतलब लोन ही था या फिर कर्ज था, कुछ सब कुछ था। तो ये क्या करेगा, ये 90 लाख रुपए पहले 1 करोड़ से 90 लाख का वो जो उसने ब्याज लिया था, तो वो सब कुछ क्या करेगा, रीपे करेगा। तो उसके बाद बच गए कितने, 10 लाख रुपए। तो इससे थोड़ी ना मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा। ये भी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में एक बार, क्वेश्चन पहले एक बार समझते हैं फिर से। Which one of the following is likely to the most inflationary in its effect? मतलब इन्फ्लेशन आ गया है तो उस पे मोस्ट, एक्चुअली सॉरी, मैंने पहले आपको कहा था कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस चीज से होता है ये बताना है, बट एक्चुअली ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मतलब ये जो इन्फ्लेशन है ना, इस इन्फ्लेशन से हमें क्या करना है उसको रीड ऑफ करना है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन को टैकल कैसे करना है ये उन्होंने हमें यहाँ पे बताया था भाई। ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पे रेमेडी क्या है, उस पे वे फॉरवर्ड क्या है वो बताना है हमें। ओके। सॉरी फॉर दैट, मैंने वो पहले गलती से वो आपको बता दिया कि इन्फ्लेशन किस चीज से ज्यादा होता है, वो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। तो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डिफिसिट। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, अभी देखो लोगों से अगर आप बोरो करोगे, लोगों से बोरो गवर्नमेंट किस तरह से करता है, बॉन्ड के थ्रू से कर सकता है। ठीक है। बट अगर लोगों के पास, लोगों से आप पैसा बोरो करोगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लोगों के पैसे जो सेविंग करने थे उनके पास, लोगों को वो गवर्नमेंट लेके जा रहा है। तो लोग एक तो सेविंग नहीं कर पा रहे, या फिर किसी लोगों को वो खर्च करने थे तो वो खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा ना, मनी सप्लाई रिड्यूसेस। ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा, और कंजम्पशन कम होने के कारण इससे इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पर। ओके। ओके। बट हमें तो इन्फ्लेशन से बाहर आने के लिए रेमेडीज बताना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अभी देखो गवर्नमेंट यही बोरो कर रहा है बैंक से, अगर देखो गवर्नमेंट बोरो करेगा बैंक से तो ठीक है, गवर्नमेंट ने बोरो तो कर दिया, बट वो बोरो करने के बाद अगर उसने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया तो अच्छी बात है। बट वो पब्लिक इंटरेस्ट पे खर्च नहीं कर पाए तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का तो इम्पैक्ट हो ही नहीं, होगा ही नहीं। ये मोस्ट लाइकली होगा क्या, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। बट ऑप्शन डी देखो, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। फाइनेंस अ बजट डेफिसिट मतलब क्या, क्रिएट न्यू मनी मतलब आप पैसे नए छाप रहे हो, मतलब डायरेक्टली इंक्रीजेस मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई इंक्रीजेस होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिकल आउटपुट भी बढ़ेगा। मतलब डिमांड पूल इन्फ्लेशन आ जाएगा। और डिमांड पूल इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन क्या, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो कि डिमांड एंड पुल इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, with reference to India, consider the following statement. Which of the above statement are correct? Retail investment through demat account can invest in treasury bill, government of India debt, debt, debt bond in primary market. The negotiated dealing system order matching is in a government security trading platform of the Reserve RBI. ठीक है। The Central Depository Services is jointly promoted by, देखो बाय वाला ट्रैप यहीं पे भी है, वो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रोपोज बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एच डी एफ सी,
यस बी आर, ठीक है। बट अभी जो स्टेटमेंट टू है ना, तो नेगेटिव डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और हमें क्वेश्चन में कहा था कि नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बाय एंड सेलिंग हो रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, ये स्टेटमेंट सही होगा। अब ये ना थोड़ा सा टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल। पहले समझते ट्रेजरी बिल क्या कर सकते हैं। ट्रेजरी बिल प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड जो इफिशिएंसी होती है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट में, ओके। और उनके जो यूजेस होते हैं उसको बढ़ाता है, प्राइमरी ओके यूजेस बढ़ाता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के यूजेस कहाँ पे होते हैं, वो प्राइमरी डीलर यूज करता है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके। अभी ना ये लिटरली थोड़ा अलग एंड थोड़ा टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन 15 देखते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो, सेंट्रल बैंक फंक्शंस, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, बैंकर्स ऑफ बैंक कहा जाता है इसे, ओके। उन्होंने हमें स्पेसिफिकली कहा है कि लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। देखो, अगर लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं होता तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कौन कौन थे, मतलब आरबीआई का जो गवर्नर है उनके फंक्शंस क्या क्या है, तो ये तीनों भी फंक्शंस है। बट उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या, कुछ तो क्राइसिस हो रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, तो इसके वजह से सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही होता है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस, ओके। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू, बी ओनली, ओके, टू ओनली। ये बाकी जो लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डिफिसिट एंड लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो अदर रिसोर्सेस, ये फंक्शंस है, बट ये लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में नहीं आते, ठीक है। अभी फंक्शंस ऑफ आरबीआई एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई का फंक्शन क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मुलेट करना, फिर इशू करना, बैंकिंग नोट्स को, पॉइंट्स को इशू करना, और कंट्रीज के जो इंटरनेशनल पेमेंट्स रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रहते हैं, इसको मैनेज करना, ओके। आरबीआई एक्ट एज अ इन्वेस्टिंग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आरबीआई गवर्नर वाले इसमें ये नहीं बताया था आपको। फिर मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन करते हैं अकाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर्स, ओके। फिर इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिकल ग्रोथ इन इंडिया, ओके। ये सभी का फंक्शन होते हैं आरबीआई के, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अभी थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, देखेंगे इसको। देखो देखो दोस्तों, ये जो 13 वाला क्वेश्चन था ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करो सॉल्व करना, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे एक तो कुछ ज्यादा ट्रिक्स फॉलो नहीं होती अपनी, और जो कंसेप्ट्स होते हैं ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट। देखो, वाटर क्रेडिट एक एनजीओ है, ठीक है। अभी देखो, मैंने एक मिनट, आपको ये क्यों कहा ऐसा, देखो अभी हम एग्जाम प्रेशर, एग्जाम में नहीं है, घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इजी जाएगा एक आधी बार, बट एग्जाम प्रेशर में यही जगह, काफी जगह पे क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेटेड करेगा। इवन तो आप ये कैन और जो बाय वाला ट्रैप है ना, इससे मतलब ये से थर्ड को हटा सकते हो, बट ये सेकंड वाले में क्या होगा, ट्रैप्स हो सकता है, ओके। क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट था, ओके, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, एम्स तो हमेशा सही होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, ओके। वाटर क्रेडिट एनजीओ है, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च
ऑफ मैंने क्या कहा था, बाय, ऑफ, अंडर, ये भी जो रहते ये क्या रहते, ये गलत होते, ये गया। अभी थर्ड गलत है, और थर्ड गलत है, सॉरी, थर्ड सही है, और यार आज, ओके थर्ड सही है, और सेकंड गलत है, तो सेकंड यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16, R2 code of practices R2 code of practices constitutes a tool available for promoting the adoption of। तो देखो R2 जो कोड है ना, ये एक एनजीओ ने बनाए हुए हैं। उस एनजीओ का नाम है सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। मे बी नेक्स्ट टाइम ये एनजीओ के नाम पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इनका अभी देखो, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। अभी देखो इसको एग्जामिनर ने एक हिंट छोड़ दी है हमारे लिए। यहाँ पे प्रैक्टिसेस है और यहाँ पे प्रैक्टिसेस है। अगर आपको, ठीक है, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो सीधा यहाँ पे जो वर्ड्स है ना, प्रैक्टिस, ओके, तो उसी वर्ड्स पे क्या करना है, आंसर ढूंढना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके। तो अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बता रहे हैं। ओके, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहा है। और मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या रहते हैं, जो रामसर साइट के अंदर होने के बावजूद भी जिनके पास कुछ वो जो फुलफिल है ना क्राइटेरिया, या फिर उनका जो अस्तित्व है उस पर, मतलब जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे उनको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। तो चिलिका लेक वॉज इन मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, बट वो रिमूव हो गई थी। बट फिलहाल 2025 में कौन कौन से दो रामसर साइट्स है जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में आते हैं, तो वो है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और लोकटक लेक मणिपुर में। ठीक है। अभी स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखेंगे। सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, देखो यहाँ पे भी प्रैक्टिस है, यहाँ पे भी प्रैक्टिस है। ठीक है। अभी कंफ्यूज आप या ए और सी में तो हो सकते थे। ओके। तो ये 50-50 पे आप कर सकते थे, बट अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे ना, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप डिग्रेडेशन लैंड, ये बॉन्ड चैलेंज के बारे में बात कर रहा था, जो कि यूएनसीसीडी ने लॉन्च किया था। ठीक है। ये ऑलरेडी हमने 2016 में पढ़ा था ये। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। ठीक है। कंसर्न क्यों है? They may release lethal quantities of carbon monoxide into environment। लीथल मतलब एकदम डेंजरस वाले रिलीज करता है। ओके, मे रिलीज, भाई कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट अगर लीथल कर सकते हैं तो ये हेल्थ हजार्डस है ना। लीथल करेगा तो हम इस तरह के प्लांट क्यों बनाएंगे? ये स्टेटमेंट गलत है, ड्यू टू ये लीथल क्वांटिटीज नहीं रहता। ओके, रिलीज इन लीथल क्वांटिटीज। ओके, रिलीज इन स्मॉल क्वांटिटीज अगर बोला रहता तो ये स्टेटमेंट सही था, बट ये लीथल ये शब्द होने के कारण ये स्टेटमेंट गलत है। कॉपर स्लैग कैन कॉजेज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स, कैन, सम दोनों भी पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट सही है। मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो कॉमन पोल्यूटेंट है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 बी। ओके, इसमें अभी कोई वैल्यू एडिशन है नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 18, with reference to furnace oil, consider the following statement: it use causes sulfur emission into environment। हो सकता है some industries use it to generate power। देखते हैं, इट इज अ प्रोड्यूस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। देखो ऑयल रिफाइनरीज से मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं, इवन कॉस्मेटिक्स भी है ना, उसका भी छोटा पार्ट बनता है इसमें। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और दूसरा एक लॉजिक देखो, यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे भी ऑयल है। मैंने अभी हमने जो पढ़ा था ना प्रैक्टिसेस वाला, तो ठीक है, तो इस लॉजिक के साथ ये भी है। अभी देखो पावर जनरेट करना है तो ऑयल तो
यूज होगा ही ना, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन होता क्या है? ब्लू कार्बन, देखो ब्लू पानी होता है, ओशन होता है, तो कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल सिस्टम। अभी इसमें ना काफी बाकी बाकी तीन कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि कार्बन, देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, ये अभी देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन 2011 में पूछा था, 2013 में, 2016 के इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मतलब ऑप्शन में आए थे, एक आधी बार क्वेश्चन में आया था। ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है कि स्टोरेज ऑफ कार्बन, स्टोरेज ऑफ कार्बन, और फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल, मतलब क्या है? फॉरेस्ट बायोमास यानी कि ग्रीन कार्बन। नेक्स्ट टाइम पूछेंगे कि व्हाट इज ग्रीन कार्बन, तो उसका आंसर रहेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल के ग्रीन कार्बन। अगर यही जगह पे ब्लू की जगह पे ब्लैक कार्बन आया तो ऑप्शन सी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ब्लैक कार्बन। अगर ब्राउन कार्बन क्या है वो पूछा तो याद रखना ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, select the correct answer. In the nature, which of the above are most likely to be found surviving on a surface without soil? बिना सॉइल से कौन सर्वाइव कर सकता है? हमें पता है लाइकन्स तो करेंगे, मशरूम के लिए तो एक तो ट्री लगती है या फिर मिट्टी लगती है, और ट्री के साथ ये क्या कौन सा रिलेशन रहता है? इसका सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है। हमें पता है फर्म्स तो वो जो वेस्कुलर प्लांट्स रहते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो शो के प्लांट्स रहते हैं, उनको इनके लिए तो मिट्टी लगती है, तो ये तो नहीं, ये भी नहीं, बचा क्या? मॉस। मॉस एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, और ये स्पोर्स प्रोपोगेट करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो टू एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी। ओके दोस्तों, अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, वो कोई थोड़े इकोनॉमिकल क्वेश्चंस थे, कुछ डाउट आ सकता है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।